नमस्कार। आप सभी साथियों का यहाँ पर इस सभागृह में उपस्थित होने के लिए मैं व्यक्तिगत तौर पर और जन स्वराज की ओर से आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, पिछले 2-2.5 वर्ष से जन स्वराज अभियान के तहत जो प्रयास हम लोगों ने शुरू किया है, बिहार में एक नए विकल्प की परिकल्पना को लेकर जो आगे बढ़े हैं, उसको पिछले 2 अक्टूबर को एक राजनीतिक दल का स्वरूप दिया गया है। ये बताया गया था कि दल बनाकर या दल बनाने से पहले पूरे बिहार में मैं पदयात्रा करूंगा। दुर्भाग्यवश अभी 2 बरस पैदल चलने के बाद भी मैं अभी सीमांचल नहीं पहुंच पाया हूं, लेकिन इससे पहले मैं कटिहार एक बार आया था, आज दूसरी बार कटिहार आ रहा हूं। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि जो यहाँ पर हमारे साथी हैं, जो दलगत स्वरूप का हिस्सा है, एक बार उनका परिचय करा दें। सत्यनारायण शर्मा जी, अगर आप एक बार सबका एक सिरे से परिचय करा दें, उसके बाद हम लोग प्रेस की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। सर के बगल में बैठे हुए हैं कटिहार के पूर्व जिला पदाधिकारी, पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी श्री ललन जी साहब। उनके बगल में है 3 बार के मुखिया, वर्तमान कटिहार जिला जन स्वराज पार्टी के जिलाध्यक्ष मंसूर साहब। तो बगल में है कटिहार के जाने माने चिकित्सक डॉक्टर गाजी साहब, जो पिछले 2 वर्षों से जन स्वराज की एक स्तंभ बने हुए हैं कटिहार में। उनके बगल में है प्रभाकर कुमार प्रभार, जो कि हमारे जन स्वराज पार्टी के युवा नेता हैं, बहुत सक्रिय भी रहते हैं। इधर हम लोग के बगल में है डॉक्टर गौतम साहब, जो कि लंदन से आके कटिहार की जन स्वराज की सेवा करने के लिए बिहार आए हैं और कटिहार में काफी सक्रिय भी है। तो बगल में है श्री सीमा पूर्वे जी, जो प्रदेश महिला जन स्वराज की महासचिव भी हैं और काफी सक्रिय रहती है। उधर हमारे युवा नेता हर्ष अग्रवाल जी हैं, जो बहुत कम दिन पहले ही पार्टी की कमान संभाले थे और आज उनका कार्य करने का तरीका और दमखम भी नजर आया कि बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है, देखने में बहुत अच्छा लगा। तो सभी साथियों का मंच पर स्वागत है। आपका परिचय इसलिए भी कराया हम लोगों ने कि आप सभी साथियों में से पत्रकार बंधुओं को अगर कोई सवाल इनसे भी पूछना हो तो आप इनसे ही सवाल पूछें। सारे सवालों का जवाब मेरे पास हो ये जरूरी नहीं है। बहुत सारी ऐसी बात है जो ये लोग हमसे बेहतर उसका जवाब दे सकते हैं। तो प्रेस की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले मैं आपको जन स्वराज के उद्देश्य को फिर से एक बार दोहरा देता हूँ। इस दल को बनाने के पीछे जो मंशा है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि पिछले 30-35 साल से बिहार में राजनीतिक विकल्प न होने की वजह से जो लालू जी के डर से भाजपा को और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की परंपरा चली आ रही है, उस राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से लोगों को निकालने के लिए बिहार में भी शिक्षा, पलायन, विकास की राजनीति की शुरुआत करने के लिए लोगों के सामने एक बेहतर और ईमानदार विकल्प देने के नियत से जो प्रयास 2-2.5 वर्ष पहले शुरू किया गया, अब उसका दलगत स्वरूप है। पूरे राज्य में उस दल का संगठन है और हम लोगों ने घोषणा की है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में पूरे के पूरे 243 सीटों पर जन स्वराज अपने दम पर अपने साथियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा। जनता के सामने एक ईमानदार और सशक्त विकल्प रखेगा ताकि लोग मजबूरी में जानते समझते हुए भी गलत व्यक्ति को वोट देने की जो उनकी परंपरा रही है उससे बाहर निकल सके और बिहार में भी शिक्षा और रोजगार की बात हो, एक नया राजनीति की शुरुआत हो। इस नियत से इस चीज़ को शुरू किया गया है और उसी के तहत मैं आज यहाँ कटिहार में आया हूँ। मनिहारी मेरी सभा है। कल हम लोग पूर्णिया और अररिया में थे। बनमनखी में मेरी एक सभा थी, अररिया में इफ्तार था और उसके बाद पूर्णिया शहर में प्रबुद्ध लोगों के साथ एक बैठक थी। आज मैं यहाँ अभी प्रेस करूँगा और इसके बाद हम लोग मनिहारी में एक जनसभा करेंगे और आने वाले कुछ समय में मैं अपना लंबा समय, कम से कम 2 हफ्ते या 1 महीना सीमांचल के 4-5 जिलों में जन स्वराज को मजबूत करने के लिए अपना पूरा समय लगाऊंगा। उसी की प्रक्रिया, उसी की तैयारी के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आपके जो सवाल हैं उन सवालों का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। देश के महत्वपूर्ण रणनीतिकार माने जाते हैं आप, आपकी प्रसिद्धि रही है। कई राजनीतिक पार्टियों को आपने
जिताने का काम किया, सरकार बनाने का काम किया। अब जबकि जन स्वराज बिहार विधानसभा 2025 में दमखम के साथ मैदान में है, अगर आपकी पार्टी को बहुमत मिलता है तो आप यूपीए गठबंधन में जाएंगे या एनडीए गठबंधन में जाएंगे? भाई, जब हमको बहुमत मिलेगा तो हम किसी गठबंधन में क्यों जाएंगे? शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर बहुमत नहीं मिला तो कहाँ जाएंगे। तो बहुमत नहीं मिला तो हम लोग विपक्ष में बैठेंगे। हम लोग, सवाल ही नहीं है, न चुनाव से पहले, न चुनाव के बाद, न 2025 में, न 2029 में, जब तक इस दल के कर्ता धर्ता के तौर पर मेरी भूमिका है, तब तक किसी भी तरह का कोई गठजोड़, कोई गठबंधन नहीं हो सकता है। जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात कहकर इस प्रयास को हमने शुरू किया है, उस प्रयास के ईमानदारी और शुद्धता में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज हो नहीं सकता है। और ये बात आप समझिए कि जन स्वराज बनाकर राजनीति करने की जो हम लोग की मंशा है, इसका उद्देश्य एमएलए बनना नहीं है। हम लोग, जितने लोग यहाँ जुड़े हुए हैं जन स्वराज में, बहुत सारे लोग वो सिर्फ इसलिए नहीं जुड़े हैं कि जन स्वराज में आ जाएं और एमएलए बन जाएं, मंत्री बन जाएं। इसमें बहुतेरे लोग ऐसे हैं जिन्होंने जीवन में बहुत कुछ हासिल किया है। जो मंत्री और विधायक हासिल कर सकते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जीवन में हासिल भगवान की दया से किया हुआ है। हम लोग आकर वापस इसलिए यहाँ ये शुरू किए हैं कि बिहार में एक नई राजनीतिक व्यवस्था को बनाया जाए, बिहार की मिट्टी का कर्ज है उसको अदा किया जाए। मंत्री और विधायक बनना हमारा उद्देश्य नहीं है। बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो, बिहार भी अन्य राज्यों की तरह विकास के रास्ते पर चले। अगर उस उद्देश्य से राजनीति शुरू किए हैं तो ये हमारे लिए महत्व का विषय नहीं है कि कितना सीट जीत कर आएंगे। जरूर अपनी ओर से सारा प्रयास, सारी ताकत लगाई जाएगी। जनता को अगर बात समझ में आए, जनता ने आशीर्वाद दिया, तो जो जन स्वराज की परिकल्पना है उसके आधार पर नई व्यवस्था का निर्माण होते आप देखेंगे बिहार में। लेकिन अगर किसी वजह से सफलता न भी मिले तो भी, चाहे 5 वर्ष लगे, 10 वर्ष लगे, जन स्वराज में हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। किसी तरह का वैचारिक या व्यवहारिक, मैं फिर से दोहरा देता हूं, ना वैचारिक ना व्यवहारिक, किसी तरह का कोई डाइल्यूशन, कोई गठबंधन नहीं होगा। शुद्धता और ईमानदारी इसकी मूलधन हम लोग का वही है और उसको हम लोग खोकर आगे राजनीति नहीं करना चाहते हैं। इसलिए जन स्वराज अपने दम पर ही चुनाव लड़ेगा, अपने विचार, अपने प्रयास के आधार पर चुनाव लड़ेगा। और हम लोग को विश्वास है कि बिहार की जनता जो 30-35 साल से विकल्प ढूंढ रही थी, उसको जन स्वराज में वो नया विकल्प दिखेगा। सर, नीतीश कुमार ने फिर बोला है कि आप पलटी नहीं मारेंगे और अमित शाह भी आ रहे हैं आज, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? तो नीतीश कुमार पलटी नहीं मारेंगे, ये कोई नया बयान तो है नहीं। तो हर 6 महीना पर ये बयान देते हैं और फिर पलट जाते हैं, फिर कहते हैं कि नहीं पलटेंगे। नीतीश कुमार पलटी मार हैं ये खबर नहीं है। खबर ये है, या विचार योग्य बात ये है कि क्या नीतीश कुमार अकेले पलटी मार हैं कि राजद और भाजपा वाले भी बिहार में पलटी मार हैं। नीतीश कुमार पलटी इसलिए मार पा रहे हैं क्योंकि दूसरे दल भी उनके साथ पलटी मारने को तैयार है। आपको याद होगा जब पिछली बार नीतीश कुमार महागठबंधन में गए थे, तो जिस अमित शाह की आप बात कर रहे हैं, यही अमित शाह आकर कहे थे कि नीतीश कुमार के लिए अब दरवाजे बंद हैं। तो जो मजाक में लोग कहते हैं कि अमित शाह दरवाजा तो बंद किए थे, शायद छिटकिनी लगाना भूल गए थे, फिर नीतीश कुमार के साथ गलबैया कर रहे हैं। जो तेजस्वी यादव चिल्ला कर 2 साल तक नीतीश कुमार को पलटू चाचा कह रहे थे, जब नीतीश कुमार पलटकर उनके पास गए तो उनको फिर वो विकास पुरुष बताने लगे। तो ये पलटी मार राजनीति से बिहार का जो नुकसान हुआ है, उससे निकलने का एकमात्र तरीका है जन स्वराज। और अमित शाह बिहार आ रहे हैं, ये कोई खबर थोड़ी ना है। अब खबर यह है कि आगे चुनाव है नवंबर में, तो अभी से लेकर नवंबर तक अमित शाह और मोदी जी को बिहार ही दिखेगा। बिहार की चिंता सताएगी, सारे केंद्र की योजनाओं की घोषणा बिहार से होगी। बिहार में विक्रमशिला और नालंदा भी कभी था, इसकी चर्चा होगी। बिहार के गौरवशाली इतिहास की चर्चा लोग करेंगे, लेकिन ये नहीं बताएंगे कि पिछले 14-15 साल में दिल्ली में रहते हुए आपने बिहार के लोगों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए क्या किया। ये नहीं बताएंगे कि सूरत में, गुजरात में जो 5 लाख बच्चे बिहार के मजदूरी कर रहे हैं, वो कब आकर बिहार में अपने लिए रोजी रोजगार ढूंढ पाएंगे। तो ये कोई नई बात नहीं है।
जहाँ ये पिछले 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, मोदी साहब जहाँ चुनाव होता है वहीं पर ये लोग कैंप करते हैं, वहीं पर आते हैं। अब जैसे बिहार में चुनाव खत्म होगा तो इनको बंगाल और तमिलनाडु दिखने लगेगा, फिर चुनाव खत्म होने के बाद मोदी जी नहीं दिखेंगे। लेकिन अभी चुनाव है तो मोदी जी और साहब उनको यही दिखना है, बिहार ही आना है, इसमें नहीं बात क्या है। सर एक सवाल है कि जदयू गठबंधन और कांग्रेस आरजेडी गठबंधन दोनों में से किसी एक को चुनना हो तो आप किसे चुनेंगे? किसी को नहीं चुनेंगे। मैंने आपको बता दिया कि भाई बिहार में 243 सीट है, हम लोग 243 सीट लड़ रहे हैं, तो आप बताइए कि किसके साथ गठबंधन हो सकता है? सीट तो बढ़ नहीं सकता है। तो जब हम सीट छोड़ने को तैयार ही नहीं है तो कैसे गठबंधन होगा? आपने कहा चुनाव के बाद क्या कीजिएगा, तो चुनाव के बाद हमारा पूरा विश्वास है कि जन स्वराज को अपने दम पर बहुमत मिलेगा। आप कहिएगा नहीं मिलेगा, मैं कह रहा हूं अगर नहीं भी मिलेगा तो विपक्ष में बैठेंगे, क्या दिक्कत? हमें हड़बड़ी नहीं है, हमें कोई घबराहट नहीं है, तो आपको क्यों घबराहट है? हम 2-2.5 बरस से पैदल चल रहे हैं, लोग आकर यही कहते हैं कि भैया आपसे बहुत उम्मीद है, आप पर भरोसा है। अगर उस भरोसे, उस उम्मीद को हम तोड़ देंगे तो जन स्वराज के पास, प्रशांत किशोर के पास बचेगा क्या? सर आपके बारे में लोग कहा जाता है कि जन स्वराज में बहुत फंडिंग होती है, बहुत सारी बातें राजनीतिक पार्टियों ने उठाया, तो अगर फंडिंग हो रही है तो वो फंडिंग के बारे में थोड़ा पारदर्शिता उस पर बताएं। दूसरा ये कि क्या यही वजह है कि आपके यहाँ ईडी सीबीआई का रेड नहीं हो रहा है, इसीलिए विपक्षी पार्टियां कहती है कि आप भाजपा की बी टीम है? पहली बात जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि सोनिया गांधी पर ईडी सीबीआई का रेड हुआ है, सीबीआई का रेड हुआ है क्या? सोनिया गांधी पर ईडी सीबीआई का रेड हुआ है? कांग्रेस के और मेरी बात सुन लो भाई, आपका अगर तर्क ये है कि जिस पर भी ईडी सीबीआई का रेड न हो वो भाजपा का बी टीम है, तब तो सोनिया गांधी पर भी ईडी सीबीआई का रेड नहीं हुआ है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के घर पर भी छापा नहीं पड़ा है, तो क्या भाजपा की बी टीम है? भाजपा की बी टीम है, ये कौन कह रहा है? ये राजद वाले कह रहे हैं। स्वाभाविक है, उनका वोट खिसक रहा है। जो मुसलमानों को भाजपा का डर दिखाकर पिछले 30-35 साल से राजद वाले उनका शोषण कर रहे हैं, अब उनको ये डर सता रहा है कि हमारे लालटेन में जिन मुसलमानों की खून पसीने को किरासन तेल बनाकर आप जला रहे हैं, अपने घर में रोशनी कर रहे हैं, वो मुसलमानों को, उन साथियों को आज एक नया विकल्प जन स्वराज में मिल गया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारा मुसलमान जन स्वराज में आ गया है, लेकिन मुसलमानों के सामने एक विकल्प, एक रास्ता खुल गया। अब इसको रोकने के लिए राजद के पास कुछ कहने के लिए है नहीं। राजद के लोग ये तो कह नहीं सकते हैं कि हम लोगों ने मुसलमानों के लिए, विकास के लिए क्या किया। वो तो ये नहीं कह सकते हैं कि हमने उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए, उनके रोजगार के लिए क्या किया। ये नहीं कह सकते हैं कि हमने मुसलमानों को राजनीतिक हिस्सेदारी, भागीदारी दी। तो अब उन मुसलमानों को दिग्भ्रमित करने के लिए वो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि भैया उधर मत जाओ, जैसे भाजपा से डरा रहे थे वैसे जन स्वराज से डरा रहे। मुसलमान क्यों डरे उनसे? अगर आप जो कह रहे हैं कि ये भाजपा की बी टीम है, तो मुसलमानों को इसका जजमेंट करने दीजिए। जब मुसलमानों पर सबसे बड़ा संकट आया सीए एनआरसी का, तो तेजस्वी यादव गए थे लड़ने, कि राहुल गांधी गए थे, कि अखिलेश यादव गए थे? कौन गया था? सीए एनआरसी की लड़ाई इसी प्रशांत किशोर ने ममता बनर्जी के साथ मिलकर बंगाल में लड़ी थी। और जिस नीतीश कुमार की आप बात कर रहे हैं, ये सीए एनआरसी कानून बनाने के पक्ष में इस आदमी ने वोट किया था। जैसे आज वक्फ का कानून बनाने के पक्ष में नीतीश कुमार वोट कर रहे हैं, उसी तरह सीए एनआरसी के पक्ष में भी इन्होंने वोट किया था। उसके विरोध में मैंने अपना सब कुछ जदयू में छोड़ा था। यहाँ कोई मुखिया ही नहीं छोड़ता है। यहाँ बिहार में दूसरे नंबर की सबसे ताकतवर जगह पर हम बैठे हुए थे, सीए एनआरसी के लिए हमने वो छोड़ा है। और आप कह रहे हैं कि हम भाजपा के भी टीम है, तो भैया मुसलमानों को इसका निर्णय लेने दीजिए। हम कोई हिंदू मुसलमान की अगड़े पिछड़े की राजनीति करते नहीं हैं। हम लोग बिहार की राजनीति कर रहे हैं, बिहार के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनके शिक्षा और रोजगार की बात कर रहे हैं। जिसको अच्छा लगे वो जुड़े, जिसको अच्छा ना लगे उसको कोई बात नहीं हो, जिसके साथ रहना चाहता है रहे। सड़क पर नमाज को लेकर राजनीति हो रही है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पर राजनीति हो रही है सड़क पर नमाज? उत्तर प्रदेश में हो रही है। हम लोग कटिहार में बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में किस तरह की सरकार है, योगी जी किस तरह की सरकार चलाते हैं, वो उनकी पूरी राजनीति ही हिंदू मुस्लिम के आधार पर है। योगी जी की सरकार ही इसी पर चलती है कि मुसलमानों को डराओ, हिंदुओं को लड़ाओ। तो स्वाभाविक है कि ये तो काम करेंगे ही करेंगे।
इसमें नई बात क्या है। लेकिन उत्तर प्रदेश और बिहार में फर्क है और यहाँ पर ये चीज कभी स्वीकार्य नहीं हो सकती है। यहाँ पर लंबे समय से हिंदू मुसलमान साथ में रहते आए हैं और मैं नहीं समझता हूँ कि यूपी की तरह बिहार में पोलराइजेशन धर्म के आधार पर किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ धर्म के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों को डरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन यहाँ के इतिहास में, यहाँ की जमीन में अभी तक नहीं रहा है और हम लोग की कामना है, ऐसी इच्छा है कि आगे भी न रहे, बिहार बिहार बना रहे, यूपी न बने। कटिहार खासकर दूध नगरी रहा है और मखाना उत्पादक क्षेत्र रहा है। सर, वक्फ संशोधन बिल पर सीमांचल के इलाके में है और वक्फ संशोधन बिल को लेकर बड़ी चर्चा, आप किस तरह से? नहीं, बिल्कुल वक्फ को लेकर दो बातें हम लोगों ने कही। पहला तो जनसुराज बिल्कुल इसके खिलाफ है। क्यों खिलाफ है ये समझिए। वक्फ का कानून ठीक है खराब है वो अलग बात है। हम लोग इसलिए खिलाफ हैं कि हम लोग का ऐसा मानना है कि जब देश बनाते समय समाज के जिन वर्गों के साथ जो वादे किए गए वो आपके हमारे पुरखों ने वो वादे किए हैं, इस देश के फाउंडिंग फादर्स ने वो वादे किए। अगर उन्होंने कहा कि देश सेकुलर रहेगा तो आपके हमारी ये जिम्मेवारी है कि उन वादों के प्रति हम ईमानदार रहें, वादा खिलाफी न करें। अगर संविधान में जो बात कही गई है उसमें कोई परिवर्तन आप लाना चाहते हैं तो जिस वर्ग को वो परिवर्तन प्रभावित करेगा उस वर्ग को जब तक आप कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे तब तक वो मान्य नहीं होगा। आप मुसलमानों की बात छोड़िए, किसानों के लिए मोदी जी ने एक कानून बनाया, किसान उससे सहमत नहीं हुए तो क्या पूरे देश में उसका विरोध नहीं हुआ? क्या किसानों पर बनाए गए कानून को उनको वापस नहीं लेना पड़ा? इसलिए हम लोग वक्फ के खिलाफ में हैं क्योंकि ये वादा खिलाफी है, उन मुसलमान भाइयों के साथ वादा खिलाफी है जिनको देश के बनते समय ये वादा किया गया कि भाई आपके इन चीजों के साथ छेड़छाड़ नहीं की जाएगी या देश सेकुलर बना रहेगा। तो हम लोग हर परिवार में भी कहते हैं कि अपने बाप दादा के कहे हुए बात का सम्मान करना ये सनातन धर्म की रिवायत है, मुसलमानों की तो कोई बात ही नहीं है इसमें। और जो कानून बन रहा है, भाजपा वाले तो दोषी है ही, ये तो हिंदू मुसलमान करते ही है, मुसलमानों को डराने का प्रयास करते हैं। लेकिन इसका बड़ा दोष नीतीश कुमार के सर पर भी है क्योंकि आज अगर नीतीश कुमार वक्त के पक्ष में न खड़े हों, उसके लिए वोट न करें तो ये कानून नहीं बन सकता है क्योंकि दिल्ली की सरकार उनकी मेजॉरिटी नहीं है। इनके सांसद जो बिहार से जीत कर गए हैं, अगर ये लोग वक्त के पक्ष में वोट न दें तो किसी भी हालत में कानून नहीं बन सकता है। इसलिए नीतीश कुमार जी से, उनके दल के लोगों से मेरा आग्रह है कि अभी से भी जगिए। अगर आप जेपी और लोहिया की बात करते हैं, गांधी का चित्र लगाकर राजनीति करने का दावा करते हैं तो गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलिए, गलत बात मत कीजिए, वादा खिलाफी मत कीजिए। भाजपा को भले मुसलमानों ने न बनाया हो लेकिन नीतीश कुमार को मुसलमानों ने बनाया है। जहां पर आज नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, 2015 में जब इनकी बुरी तरह हार हो गई थी, मेरी मदद से चुनाव लड़ रहे थे, तब अगर मुसलमानों ने, बिहार के मुसलमानों ने नीतीश कुमार के पक्ष में, महागठबंधन के पक्ष में वोट नहीं किया होता तो आज नीतीश कुमार कहीं नहीं रहते। तो जिन मुसलमानों ने आपके लिए लाठी खाई, लाइन में लगे, आपको मुख्यमंत्री बनाया, भाजपा के खिलाफ लड़ाई में आपकी मदद की, उनके खिलाफ इस तरह का कानून बनने में आप सहयोग न करें, ऐसा मेरा आपसे आग्रह है। और सारे जो मुस्लिम साथी आज जदयू से जुड़े हुए हैं उनसे मैं कहूंगा कि आप लोग अभी से भी मुख्यमंत्री को लिख कर दीजिए कि वो वक्त के पक्ष में मतदान न करें, और अगर वो करेंगे तो सारे मुस्लिम साथियों को जदयू छोड़ देना चाहिए ताकि नीतीश कुमार को भी सबक मिले कि अगर वो वादा खिलाफी करेंगे, पीठ में छुरा घोंपेंगे तो उस समाज का कोई आदमी उनके साथ खड़ा नहीं होगा, चाहे वो मुसलमान हो या बिहार का युवा हो। आप अगर वादा खिलाफी करते हैं तो लोकतंत्र में हम लोग के पास यही अधिकार है कि हम लोग आपका साथ छोड़ दें, आपका साथ न दें, आपको वोट न दें, आपके साथ खड़े न हो। सर, आपके ब्रोशर में 2000 रुपए देने की बात महिलाओं को की गई, युवाओं को भी आप सहायता राशि देने की बात करते हैं। बात होती है कि केंद्र सरकार पर वर्ल्ड बैंक का बहुत सारा लोड है, ऐसे में आपकी क्या रणनीति है? भाई, आपने कभी पढ़ाई नहीं कि हम लोग क्या कह रहे हैं। हम लोग ये कह रहे हैं कि 15 साल से कम उम्र के बच्चों को हम लोग विश्व स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। हम लोग कोई फ्री में कुछ देने की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात हम लोग कह रहे हैं कि 15 साल से 50 साल के उम्र के लोगों को हम लोग बैंकों के माध्यम से पूंजी की व्यवस्था करेंगे
और सब्सिडाइज रेट पर, सरकारी गारंटी पर 4% ब्याज पर लोगों को पूंजी उपलब्ध कराएंगे ताकि लोग रोजी रोजगार कर सके। उनको भी कुछ फ्री में नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग, महिला पुरुष या दिव्यांग और जो विधवा हैं, जो लोग वापस जाकर अब पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, रोजी रोजगार नहीं कर सकते हैं, उनको हम लोग 400 रुपए जो पेंशन मिलता है उसको बढ़ाकर 2000 रुपए करने की बात कर रहे हैं। तो बिहार के, एक मिनट, बिहार का बजट है 3 लाख करोड़ रुपया। अगर उसमें से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के महिला पुरुष को 2000 रुपया महीना दिया जाए तो वो करीब करीब 3% राशि होती है। तो हम लोग की अपनी सोच ये है कि 3 लाख करोड़ रुपए के बजट में बिहार के वृद्ध लोगों का या असहाय लोगों के लिए 3% राशि अगर खर्च की जा रही है तो वो गलत नहीं है। बाकी हम लोग फ्री में सब कुछ दे देंगे, इसके खिलाफ हैं। ये राजद नहीं है। राजद वालों ने कहा कि हम 2500 रुपया दे देंगे। आप लोग सब पत्रकार हैं, आपके पास मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन में कैलकुलेटर है, जरा आप जोड़िए। बिहार में 6 करोड़ महिलाएं रहती हैं। अगर आप हर महिला को 2500 रुपया महीना देंगे तो साल भर में करीब करीब 1,55,000 करोड़ रुपया खर्च आएगा। बिहार का योजना बजट है 1 लाख करोड़ और उसमें आप 1.5 लाख करोड़ रुपया दे दीजिएगा, महिलाओं को कहां से पैसा आएगा? तो ये तो सामने से बताया जा रहा है कि हम झूठ बोल रहे हैं, इसको मानने वाले नहीं है। जैसे उन्होंने वादा किया पिछली बार कि हम 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे, उसी तरह कह रहे हैं हम सबको 2500 रुपया दे देंगे। ये तो जनता के सामने है। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी ये समझ सकता है कि ये झूठ बोला जा रहा है। देश में बिहार की बात छोड़िए, दिल्ली और गोवा को छोड़ दीजिएगा, 1-2 और छोटे राज्यों को, तो कोई राज्य ऐसा नहीं है जो अपने दम पर 2500 रुपया या 2000 रुपया समाज में हर व्यक्ति को, हर महिला या पुरुष को दे सके। ये संभव नहीं है। ये कोई अगर कह रहा है तो सिरे से आपको टोपी पहना रहा है, या वो खुद मूर्ख है या पूरे समाज को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। सर, बिहार में शराबबंदी कानून लागू है। जन शराबबंदी कानून को कैसे देखती है? अगर आपकी सरकार बनती है उसमें संशोधन होगा या ये कानून जारी रहेगा? आपने कहा कि बिहार में शराबबंदी लागू है। मैं कह रहा हूं कि बिहार में शराबबंदी लागू नहीं है। बिहार में शराबबंदी का कानून लागू है। शराबबंदी का कानून जो है, इसने सिर्फ शराब की दुकानों को बंद किया है। शराबबंदी कहाँ है? शराब तो हर घर में बिक रही है। हम लोग कह रहे हैं, और इससे बिहार की गरीब जनता का 15 से 20 हजार करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। और समाज के सब, और ये पैसा जा कहाँ रहा है? ये पैसा जा रहा है भ्रष्ट अधिकारियों के पास, शराब माफिया के पास, नेताओं के पास। और जिन महिलाओं के नाम पर इसको बनाया गया है, सबसे ज्यादा कष्ट भी उन्हीं महिलाओं को है। आज शराबबंदी कानून के तहत 1 लाख से ज्यादा गरीब, पिछड़े, वंचित, मुसलमान, दलित समाज के लोग जेलों में हैं। उन घर के महिलाओं की स्थिति जाकर देखिए क्या हो रही है। जितने पैसे वाले लोग हैं वो कोई शराबबंदी में जेल में नहीं है। 1 लाख से ज्यादा लोग जेल में है। कौन लोग हैं ये? उन घरों की महिलाओं की स्थिति क्या हो रही है? जो लाखों लोग जहरीली शराब पीकर जिनका लीवर खराब हो रहा है, गरीब लोगों का, हजारों लोग जिनकी मृत्यु हो गई, उनकी चिंता कौन करेगा? इसीलिए जनसुराज ने कहा कि ये ढकोसलाबाजी नहीं चलेगा। शराबबंदी अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे में हटा लिया जाएगा। आप देखिए कितना बड़ा धोखा हो रहा है बिहार के साथ। आप लोग सब पत्रकार हैं, भाजपा के नेताओं से जरा आप लोग पूछिए कि भाई अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो ये बढ़िया वाला मिठाई खाली बिहार को ही क्यों खिलाया जा रहा है? यूपी में भी लागू कर दीजिए। देश में मोदी जी की सरकार है, पूरे देश में लागू कर दो शराबबंदी। क्या देश की महिलाओं का एम्पावरमेंट नहीं होना चाहिए? अगर शराबबंदी से बिहार की महिलाओं को फायदा हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस कम हो रहा है, जैसा सरकार दावा कर रही है या भाजपाई नेता दावा कर रहे हैं, तो उनसे जरा पूछिए कि भैया इतना बढ़िया अगर है तो योगी जी से बोल के यूपी में भी इसको लागू कर दो। मोदी जी को बोलो कि पूरे देश में लागू कर दे। बिहार के लोगों को इतनी भी नहीं समझ है कि अगर शराबबंदी से फायदा होता तो भाई दूसरे राज्यों में भाजपा वाले इसको क्यों नहीं लागू कर रहे हैं? ये अच्छी वाली मिठाई बिहार के लोगों के लिए क्यों बचा के रखा गया है? इसलिए हम लोग बिल्कुल इसको सिरे से खारिज करते हैं। ये ढकोसलाबाजी है, पैसा कमाने का रास्ता है और गरीब लोगों का इससे शोषण हो रहा है, बिहार का नुकसान हो रहा है। इसलिए वोट मिले न मिले, चाहे जितना दबाव हो, हम लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि सरकार बनी तो 1 घंटे में ये ढकोसला वाला शराबबंदी का कानून हटा दिया जाए।
देश की गिरती अर्थव्यवस्था। जी छोटे बच्चे दिल्ली पंजाब में काम करते हैं, जी, ये कब रुकेगा? जन स्वराज की सरकार बनी तो साल भर में मजबूरी में किया जाने वाला पलायन रुक जाएगा। कैसे रुकेगा ये भी बताया कि पूंजी के पलायन को रोककर बुद्धि का पलायन रोका जाएगा, और जिस दिन पूंजी और बुद्धि का पलायन बिहार से रुक गया उस दिन श्रम का पलायन अपने आप रुक जाएगा। पूंजी के पलायन को रोकने के लिए जो जानकारी आपको दे रहे हैं, बिहार में हर साल बिहार के बैंक 2 लाख करोड़ रुपया से ज्यादा पैसा जो बिहार के लोगों का है वो दूसरे राज्यों में ट्रांसफर कर रहे हैं। ये पूंजी का पलायन है। आप यहाँ से लोग जाते हैं वो आपको दिखता है, बैंकों से लाखों करोड़ रुपया बिहारियों का जो दूसरे राज्य में जा रहा है वो आप नहीं देख रहे हैं। पिछले वर्ष 2,60,000 करोड़ रुपया यहाँ के बैंकों ने बिहार से दूसरे राज्य में भेजा है। तो पूंजी का पलायन जिस दिन रुकेगा तब बिहार से पलायन रुकेगा। दूसरी बात, पलायन रोकने के लिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि मनरेगा को कृषि से जोड़ा जाएगा, ताकि कृषि आधारित जो मजदूर हैं, एक और मजदूर हरियाणा पंजाब में जाकर खेती कर रहे हैं और दूसरी ओर यहाँ खेती करने वाले लोगों को मजदूर नहीं मिल रहे हैं। तो हम लोग ये कह रहे हैं कि मनरेगा के किसान को, मनरेगा के तहत मजदूर को किसानी करने वाले से जोड़ा जाएगा। आप देख रहे हैं कटिहार में मखाने की खेती हो रही है, उसमें मजदूरों की बहुत बड़ी संख्या की जरूरत है। तो जो भी किसान धान गेहूं की खेती छोड़कर नकदी फसल की खेती करेगा, प्याज उगाएगा, आलू उगाएगा, लहसुन उगाएगा, मखाना उगाएगा, मसाला उगाएगा, उसको मनरेगा के तहत मुफ्त मजदूर दिए जाएंगे, ताकि यहाँ से कृषि आधारित मजदूरों का पलायन रुके। और तीसरी बात जो मैंने आपको बताया कि बिहार में अगले 5 वर्ष के लिए कम से कम हम लोग को विशेष राज्य का दर्जा नहीं चाहिए, हम लोग को किसी से मदद भी नहीं चाहिए। बिहार सरकार के पास इतना पैसा है कि अगर हम लोग 4% ब्याज पर यहाँ पर घर घर लोगों को लोन उपलब्ध करा दे तो बिहार के लोगों में वो ताकत है, मेहनत करने का जज्बा है, घर घर में रोजी रोजगार होगा, उससे पलायन रुकेगा। तो ये 3 चीज बता रहे हैं, बैंकों के द्वारा किया जाने वाला पूंजी का पलायन रोकना, दूसरी बात मनरेगा को कृषि से जोड़ना, और तीसरी बात बिहार में रोजगार करने के लिए 4% सालाना ब्याज पर सरकारी गारंटी पर लोन मुहैया कराना, ताकि घर घर में रोजी रोजगार हो सके, तभी बिहार में पलायन रुकेगा। चुनाव के दौरान अदर पार्टियों से राजनीतिक दल के लोग स्वराज में भी आ रहे हैं और अन्य पार्टी में जा रहे हैं। जो आपके पास जो स्वराज पे जो अन्य दलों से जो आ रहे हैं उसमें कई दागी लोग भी हैं जो स्वराज में भी इन कर चुके, वहाँ के अपने कार्यकर्ता शो कर रहे हैं। इस तरह के नेता क्या कार्रवाई करेंगे? शुरू से ये बात बताई गई, इस पर बहुत चर्चा हुई है कि क्या जन स्वराज में दूसरे दलों में रहे हुए लोगों को आने देना चाहिए या नहीं। हम लोगों ने इस पर चर्चा के बाद जो निर्णय लिया कि भाई किसी भी दूसरे दल में रहे हुए व्यक्ति को आने से रोकने का मतलब नहीं है, क्योंकि जैसे वोटर के तौर पर आपके पास विकल्प नहीं था तो भी आप गलत आदमी को वोट दे रहे थे। संभव है कि बहुत सारे राजनीतिक कार्यकर्ता विकल्प न होने की वजह से किसी न किसी दल में थे, आज वो जन स्वराज में आ रहे हैं। आपने कहा कि इनको क्या, आपको ये जरूर बताना चाहिए कि अगर कोई दागी व्यक्ति शराब माफिया, बालू माफिया, क्रिमिनल, अगर उसको जन स्वराज में कोई जिम्मेवारी मिली है तो जरूर आप बताइए। जहां तक टिकटों का सवाल है, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं ऑन रिकॉर्ड, जन स्वराज में 2/3 से ज्यादा लोग, वो लोग चुनाव लड़ेंगे जो कभी जीवन में पहले चुनाव नहीं लड़े हैं, दागी नहीं है, उनका कोई राजनीतिक चरित्र ऐसा नहीं है जिस पर कोई उंगली उठा सके। कुछ लोग अपवाद के तौर पर ऐसे चुनाव लड़ सकते हैं जो पहले राजनीति में सक्रिय रहे या चुनाव लड़े, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होगी और उनमें भी उन्हीं लोगों को अवसर दिया जाएगा जिनके चरित्र पर कोई बड़ा दाग न हो। चाहे आप कोई व्यवस्था बनाइए, उसमें यह संभव है कि 2-4 लोग गलत आ सकते हैं, लेकिन आज की जो व्यवस्था है जिसमें ज्यादातर गलत लोग हैं, उसमें 2-4 अच्छे लोग आ भी जाते हैं तो वो कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो जन स्वराज की सोच ये है कि इतने अच्छे लोग जरूर रहे जन स्वराज में कि अगर कोई गलत आ भी जाए तो गलत न कर पाए। देश की गिरती अर्थव्यवस्था पर क्या कहना चाहेंगे सर? बोलिए सर, ओवैसी को आप किस रूप में देखते हैं बिहार में? किसको? ओवैसी को? ओवैसी जी को मैं हैदराबाद का, तेलंगाना का नेता जानता हूं,
पिछले बार उनकी पार्टी ने 4 सीट ली थी सीमांचल में अच्छा सीमांचल में उनकी- भाई जब देखिए, मैं बार बार आपको कहता हूं, बिहार के एक बड़े तबके में राजद, जदयू, भाजपा, कांग्रेस से बाहर अलग कोई नए विकल्प की चाहत है। चाहे वो जदयू का समर्थक है, राजद का समर्थक है, भाजपा का समर्थक है, सबके मन में ये बात है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए, कुछ नया विकल्प आना चाहिए। वो विकल्प जन स्वराज है कि नहीं है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन लोग बदलाव चाहते हैं, नया विकल्प चाहते हैं। ये तो पत्रकार के तौर पर आप भी स्वीकार करेंगे। उसी के तहत पिछली बार बिहार के कुछ क्षेत्रों में ओवैसी साहब लड़ते हुए वो विकल्प के तौर पर दिखे, तो कुछ जगहों पर उनके उम्मीदवारों को वोट मिला। लोकतंत्र है, सबको चुनाव लड़ने का हक है, ओवैसी साहब को भी लड़ने का हक है। आपकी पार्टी से गठबंधन होती है तो क्या उसमें आप सहमत होंगे? ओबीसी की अगर आपकी पार्टी, जब मैंने आपको कह दिया कि गठबंधन हो ही नहीं सकता है, तो 243 सीट है, इसके बाहर कोई गठबंधन होता हो तैयार है तो उससे बात की जाएगी। चिराग अगर आपके साथ आते हैं तो क्या वो अरे भाई, दुनिया में कोई आ जाए, चिराग आए, दीपक आए, लालटेन आए, हाथ आए, कोई सवाल नहीं है। कितनी बार कहें, वो आपको अपना दोस्त, अच्छा मित्र बता दोस्त मेरे बहुत लोग दोस्त हैं। चिराग मेरे दोस्त हैं, सुलझे हुए व्यक्ति हैं, अच्छे व्यक्ति हैं, देश की और युवा नेता हैं। बिहार में जात पात से ऊपर उठकर विकास की बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी राजनीति अलग है। वो भाजपा के साथ राजनीति करते हैं, हमारी राजनीति अलग है। कुणाल कामरा कंट्रोवर्सी पे आपको बोलना चाहिए, जैसे महाराष्ट्र में जाके है। देखिए, कुणाल कामरा जो हैं वो भी मेरे दोस्त हैं और विदूषक हैं,